दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज की जो क्लास है आपकी अनुसूचियों एवं संवैधानिक स्रोत पर है। ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। जो भी आप अभी परीक्षाएं जो भी आपकी होने वाली हैं, इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण को देखकर हमने ये वीडियो आपको दिया है। देखिएगा, आप दो भागों में इसे हम पढ़ेंगे, एक तो अनुसूचियां और एक संवैधानिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात अनुसूचियों की बात करते हैं। देखिए, अनुसूची अगर पूछा जाए तो अनुसूची मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। अगर पूछा जाए मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे। अगर भाग कहा जाए तो मूल संविधान में कितने, 22 भाग थे। अगर मूल संविधान में भाषा कहा जाए तो मूल संविधान में भाषा कितनी थी, 14 भाषाएं थी। अगर कहा जाए वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं, तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां कितनी हैं, 12। अगर अनुच्छेद कहा जाए वर्तमान में कुल कितने हैं, 470 अनुच्छेद हैं। अब अगर बात की जाए भाग कितने हैं, तो 25 भाग हैं। अब अगर भाषा कहा जाए वर्तमान में कुल कितनी है, तो 22 भाषाएं हैं। हम बात कर रहे हैं अनुसूचियों पर। देखिएगा, अनुसूचियां अगर बात किया जाए मूल संविधान में कितनी थी, 8, लेकिन वर्तमान में कहा जाए तो वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ये ऐसी अनुसूचियां हैं जो आपकी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं इन्हें संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं अनुसूची 1 में क्या है। तो अनुसूची 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ होगा। इसी में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। किसमें कहा गया है, अनुसूची 1 में। एक प्रश्न और यहां से बनता है कि आखिरकार नए राज्यों का नाम कहां बताया गया है। तो नए राज्य हो, चाहे पुराने राज्य हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे आपके राज्य हो, उनके नाम के बारे में इसी अनुसूची में बताया गया है। उनकी सीमा के बारे में बताया गया है। किसमें, अनुसूची नंबर 1 में। अगर बात किया जाए अनुसूची 2 में क्या है, तो अनुसूची 2 में उच्च अधिकारियों के, ध्यान दीजिएगा, वेतन का वर्णन है। अनुसूची 2 में क्या है, उच्च अधिकारियों के वेतन का वर्णन है। किसमें, उच्च अधिकारी कौन कौन से होते हैं, तो उच्च अधिकारियों के क्या है, ध्यान दीजिएगा, अनुसूची 2 में उच्च अधिकारियों के वेतन का वर्णन किसमें है, अनुसूची 2 में। आखिर बात करते हैं कि उच्च अधिकारी होते कौन कौन से। तो उच्च अधिकारी जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, और आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए या अन्य न्यायाधीश हो गए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए। ये सभी क्या है, उच्च अधिकारी है। इनके वेतन का वर्णन किसमें है, अनुसूची 2 में। या अगर मैं पूछूं आपसे एक प्रश्न, ये बताओ तो वर्तमान में राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, तो 5 लाख मिलता है। अगर बात किया जाए उपराष्ट्रपति को कितना मिलता है, तो 4 लाख मिलता है। अगर बात किया जाए प्रधानमंत्री को वर्तमान में कुल कितना वेतन मिलता है, 1,60,000 मिलता है। अगर बात किया जाए राज्यों के राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है, तो 3,80,000 मिलता है। अगर बात किया जाए आपके जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, इनको कितना वेतन मिलता है, 2,80,000 मिलता है। अगर अन्य न्यायाधीशों की बात किया जाए 2,50,000 मिलता है। अगर बात किया जाए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है, तो 2,50,000 मिलता है। अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना मिलता है, 2,25,000 मिलता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात किया जाए कितना मिलता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी कितना मिलता है, 2.5 लाख वेतन मिलता है। ये सभी वेतन याद रखिएगा कि उच्च अधिकारियों को वेतन कहां से आखिरकार दिया जाता है, तो उच्च अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता है, ये दिया जाता है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और संचित निधि का अगर मैं क्वेश्चन कहूं कि संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 266 में संचित निधि का वर्णन है। और अनुच्छेद 267 में किसका वर्णन है, आकस्मिक निधि का वर्णन है। ध्यान दीजिएगा, संचित निधि सभी उच्च अधिकारियों को वेतन दिया जाता है। अगर बात किया जाए अनुसूची 3 में क्या है, तो अनुसूची 3 में उच्च अधिकारियों के शपथ का वर्णन है। यानी उच्च अधिकारियों को शपथ कौन दिलाएगा, उच्च अधिकारी जैसे राष्ट्रपति हो गए उच्च अधिकारी, मैंने बताया था। तो याद रखिएगा उनके शपथ का वर्णन। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मौजूद रहेंगे तो कौन दिलाएगा, अन्य न्यायाधीश दिलाएंगे। जैसे बात किया जाए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। दोनों एक दूसरे को अदला बदली कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर बात किया जाए उपराष्ट्रपति को वेतन वो शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति है जो 2 बार शपथ लेता है। कि एक बार तो वो लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का मेंबर होता है, लोकसभा से एक बार लेता है, एक राज्यसभा में 2 बार ये शपथ लेते हैं। जैसे राज्यसभा की ये क्या होते हैं, प्रधान सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। जैसे ये बताइए राज्यों के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं।
और इसी प्रकार सभी उच्च अधिकारियों के शपथ का वर्णन किसमें है? अनुसूची 3 में है। अगर अनुसूची 4 की बात किया जाए तो अनुसूची 4 याद रखिएगा, इसमें क्या है, जो आपके राज्यसभा की सीटों का वर्णन है। कितना? राज्यसभा की जो सीटें हैं कितनी होंगी किस राज्य में, तो इनके सीटों का वर्णन है, आखिरकार कितनी सीटें होंगी। याद रखिएगा सीटों का वर्णन कितना, तो राज्यसभा में अगर पूछा जाए अधिकतम सीटें कितनी होती है, 250 सीटें होती है, और न्यूनतम सीटें कितनी होती हैं, 245 सीटें होती हैं। अगर सबसे अधिक पूछा जाए किस राज्य में सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए ये बताओ अनुसूची 5 में किसका वर्णन है, तो अनुसूची 5 में ये जो SC ST है, क्या SC ST है, उनको क्या है, आरक्षण की बात की गई है। किसमें? अनुसूची 5 में याद रखिएगा उच्च अधिकारियों के वो SC ST जो है उनके आरक्षण की बात की गई है। और इसमें अनुसूची 6 में किसका है, जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से आते हैं? असम हो गया, मेघालय हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा हो गया, ये सभी कैसे राज्य हैं? याद रखिएगा ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। इन राज्यों में जो ST है, कौन ST है, उनको आरक्षण की बात किसमें की गई है? अनुसूची 6 में की गई है। और अनुसूची 7 की बात की जाए तो अनुसूची 7 में सूचियों का वर्णन है। किसका वर्णन है? सूचियां। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये बताओ सूचियां कितनी होती है, तो सूचियां 3 प्रकार की होती हैं। सूचियां 3 प्रकार की होती है। जैसे आपकी बात की जाए संघ सूची एक होती है, एक क्या होती है? संघ सूची होती है, संघ सूची याद रखिएगा, संघ सूची होती है। और एक क्या होती है याद रखिएगा, एक आपकी राज्य सूची होती है, दूसरे नंबर की कौन सी होती है? राज्य सूची होती है। अब अगर तीसरी नंबर की बात किया जाए तो तीसरी कौन सी होती है? समवर्ती सूची होती है। कौन सी? समवर्ती सूची होती है। तो तीनों सूचियों का वर्णन किसमें है? तो ध्यान दीजिए तीनों सूचियां कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूचियों का वर्णन किसमें है? तो अनुसूची 7 में। अगर बात किया जाए ये बताइए संघ सूची में जब संविधान बना था तो उस समय कुल कितने विषय थे? तो संघ सूची में उस समय कुल विषय जो थे, तो याद रखिएगा 97 विषय थे। कितने विषय थे मूल संविधान में? संघ सूची में कितने विषय थे? 97 विषय। अगर बात किया जाए राज्य सूची में कितने विषय थे उस समय मूल संविधान में? तो 67 विषय थे। और अगर बात किया जाए इसमें समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे? तो 47 विषय थे ये मूल संविधान में। याद रखिएगा अगर मैं बात करूं शिक्षा किस सूची का विषय, तो शिक्षा याद रखिएगा समवर्ती सूची का विषय है। बहुत कंफ्यूज करता है किस सूची का विषय, तो शिक्षा किस सूची का विषय? समवर्ती सूची। ये पहले राज्य सूची का विषय था, इसे क्या किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या बना दिया गया? समवर्ती सूची का विषय बना दिया जाए। जैसे समवर्ती सूची के और सारे उदाहरण है, जैसे वन किस विषय का सूची है, किस सूची में रखेंगे आप? तो समवर्ती सूची में रखेंगे। अगर बात किया जाए अनुसूची 8 की बात करते हैं, अनुसूची 8 याद रखिएगा इसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है। इसमें भाषा का वर्णन किसमें है? तो अनुसूची 8 में। बात करें तो मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में याद रखना 14 भाषाएं थी। और अगर वर्तमान में कुल कितनी है? तो 22 भाषाएं। वर्तमान में कुल कितनी है? 22 भाषाएं। सभी भाषाओं का वर्णन किसमें है? अनुसूची 8 में है। या बात किया जाए ध्यान दीजिएगा भाषाएं आप वर्तमान में आखिरकार 22 हैं। ये जो भाषाएं थी समय समय पर जोड़ी गई हमारे संविधान में। अगर बात किया जाए सिंधी भाषा याद रखना 15, सिंधी भाषा कौन से नंबर की थी? 15वें नंबर की भाषा थी। सिंधी भाषा का किस नंबर की थी? तो सिंधी भाषा याद रखना ये 15वें नंबर की भाषा थी। इसको क्या कब जोड़ा गया? तो याद रखना 21वें संविधान संशोधन 1967 में संविधान में 15वीं भाषा के रूप में पूछ ले तुम आपसे प्रश्न, ये बताइए सिंधी भाषा किस नंबर की भाषा है? तो 15वें नंबर की भाषा है। अब अगर बात किया जाए आपकी अन्य भाषाएं भी जोड़ी गई हैं समय समय पर। कौन कौन सी ऐसी भाषाएं थी? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन? 3 भाषाएं याद रखना। कौन? कोंकणी, मणिपुरी और कौन? नेपाली। कौन सी? याद रखना कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इस प्रकार से ये 15वीं हो गई। अब कितनी हो गई बोलो? 18 भाषा हो गई। 15 3 18। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसे जो जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन
ध्यान दीजिएगा 1992 में कब जोड़ा गया, 1992 में इसे जोड़ा गया। तीनों भाषाओं को ध्यान देना, 16वीं भाषा ये हो जाएगी, 17वीं ये, 18वीं ये, टोटल 18 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। अगर बात किया जाए, याद रखिएगा 3 भाषाएं और हैं, बोडो डोगरी, कौन कौन सी है, बोडो डोगरी है, और क्या है, मैथिली के साथ साथ आपकी संथाली है, कौन सी, संथाली है। इन तीनों भाषाओं को कब जोड़ा गया, इन्हें जोड़ा गया, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कब जोड़ा गया, तो 92वें संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। अगर पूछा जाए ये बताइए 22वीं भाषा कौन सी है, तो संथाली भाषा है। बहुत बार पूछा गया कि 22वीं भाषा बताइए, संथाली भाषा है। तो ये सारी भाषाओं का वर्णन किसमें है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अनुसूची 8 में किसका है, भाषाओं का वर्णन है। सिंधी भाषा कौन सी नंबर की भाषा थी, 15वें नंबर की भाषा थी। इसे 21वें संविधान संशोधन 1969 के तहत जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इनको 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन तीनों को 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में है क्या, इसमें ध्यान देना, भूमि सुधार का वर्णन है। किसका, भूमि सुधार का वर्णन किसमें है, तो भूमि सुधार का वर्णन किसमें है, इसी में है, अनुसूची 9 में। ध्यान दीजिएगा, इसे कब जोड़ा गया, तो इसे जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। 1951 में आपसे प्रश्न पूछा जाता है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में इसे जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे जोड़ा गया। इसमें क्या है, भूमि सुधार के बारे में है या जमींदारी उन्मूलन के बारे में है। अगर बात किया जाए 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची को याद रखिएगा, इसे 92वें संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है ना, 1985 में जोड़ा गया। ये दल बदल कानून है। इसमें क्या है, दल बदल कानून है। तो किस अनुसूची में जोड़ा गया, तो 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 92वें संविधान संशोधन 1985 को। अतः विषय पूछा जाए तो विषय कौन सा है, दल बदल कानून विषय है। कौन सी, 10वीं अनुसूची में का विषय क्या है, दल बदल। अगर बात किया जाए 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची ये क्या है, ग्राम पंचायत है। क्या है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का वर्णन किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 11 में है। ग्राम पंचायत कब जोड़ी गई, तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए तो इसे 73वें संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन दिसंबर 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, दिसंबर 1992 में जोड़ा गया। अगर पूछा जाए ग्राम पंचायत में कुल कितने विषय हैं, तो याद रखना 29 विषय हैं। कितने विषय हैं ग्राम पंचायत में कुल, वर्तमान में पूछा जाए कुल कितने विषय ग्राम पंचायत में, 29 विषय हैं। अब अगर बात किया जाए 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 74वें संविधान संशोधन, इसे भी दिसंबर 1992 में ही जोड़ा गया। ये नगर पंचायत है। क्या है, नगर पंचायत का वर्णन किस अनुसूची में है, तो नगर पंचायत का वर्णन याद रखिएगा 12वीं अनुसूची में है। इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें कुल 18 विषय हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए भूमि सुधार का वर्णन किस अनुसूची में है, तो 9वीं अनुसूची में। दल बदल कानून का वर्णन किस, 10वीं अनुसूची में। ग्राम पंचायत का वर्णन किसमें है, 11वीं अनुसूची में। नगर पंचायत का वर्णन किसमें है, तो 12वीं अनुसूची में। ग्राम पंचायत से एक प्रश्न याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए ये बताइए ग्राम पंचायत गठन करने की बात सर्वप्रथम किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। और ग्राम पंचायत का अगर बात किया जाए, ग्राम पंचायत का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन अनुच्छेद 40 में। किसमें है, अनुच्छेद 40 में है। ये गांधी जी की, ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत जो हमारे यहाँ गठित हुई है, ये इसके लिए 2 समितियां बनाई गई थी। एक तो बनाई गई थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, एक अशोक मेहता समिति बनाई गई थी। और ये बलवंत राय जो मेहता समिति थी ये त्रिस्तरीय थी, और जो अशोक मेहता थी ये क्या थी, 2 स्तरीय समिति थी। बलवंत राय मेहता समिति ने ये 3 स्तर यानी ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर की बात किया था। अशोक मेहता 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली लागू की गई थी। दूसरी बात हम बात करते हैं, अब ये अनुसूचियों का एक खाका है, आप ध्यान से देखेंगे सारी चीजें। अब बात करते हैं संवैधानिक स्रोतों पर। संवैधानिक स्रोत में सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात किया जाए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ, तो कैनबरा है। अगर राजधानी पता है तो मुद्रा भी बता दो, मुद्रा कहाँ है बताओ, हाँ डॉलर है, इसकी मुद्रा क्या है, डॉलर। अगर पूछा जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। ध्यान दीजिएगा, समवर्ती सूची अगर पूछा जाए, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, याद रखिएगा, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची कहते हैं या जितनी भी प्रकार की सूचियां हैं, मैं पहले ही बता दिया, 3 प्रकार की, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तीनों प्रकार की सूचियां कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और याद रखिएगा, प्रस्तावना कहां से ली गई है, तो प्रस्तावना भी कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। प्रस्तावना से एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना जो है इसमें मात्र एक बार संशोधन हुआ है, कब हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। 3 शब्दों को जोड़ा गया। अब तक प्रस्तावना में कभी संशोधन नहीं हुआ, सिर्फ एक बार हुआ। याद रखना, प्रस्तावना कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब अगर बात किया जाए प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा याद रखना अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा की शुरुआत किससे होती है, हम भारत के लोग से होती है। अगर पूछा जाए प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है, हम भारत के लोग से होती है। याद रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, अमेरिका से। और याद रखना, प्रस्तावना कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। असमवर्ती सूची भी कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। दूसरी बात करते हैं जर्मनी। तो जर्मनी, याद रखना, जर्मनी से अगर पूछा जाए तो आपका जो आपातकाल है, आपातकाल कहां से लिया गया है, तो आपातकाल याद रखना जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगर बात किया जाए आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते बोलो, राष्ट्रीय आपात होता है, एक होता है आपका राष्ट्रपति शासन होता है, एक वित्तीय आपात होता है। ये बताइए, अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय आपात का वर्णन, का आपातकाल लगाता कौन, तो भारत के राष्ट्रपति लगाते हैं। आपातकाल की बात किया जाए तो आपातकाल मैंने बताया राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लगता है, और राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है, भारत में सिर्फ राज्यों के ऊपर लगता है। और वित्तीय आपात कहाँ लगता है, वित्तीय आपात याद रखिए धन के संकट के दौरान लगता है। दूसरी बात किया जाए आखिरकार, ये बताइए राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352 में। अगर बात किया जाए राष्ट्रपति शासन का वर्णन किसमें, अनुच्छेद 356 में। अगर बात किया जाए वित्तीय आपात का वर्णन किसमें, अनुच्छेद 360 में। क्या ये बताओ वित्तीय आपात अभी तक लगा, कभी नहीं लगा। अगर बात किया जाए ये बताओ राष्ट्रीय आपात लगा है, तो हाँ 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। सबसे पहली बार जब चीन हमारे ऊपर आक्रमण किया था 1962 में, तब आपातकाल लगा। उसके बाद दूसरी बार 1971 में लगा आपातकाल, और तीसरी बार आंतरिक अशांति के कारण लगा था 1975 में। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी कौन थी, इंदिरा गांधी थी, और जो राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। 3 बार आपातकाल लगा है। याद रखना 1962 जब चीन ने आक्रमण किया, 1971 जब किसने किया, हमारे ऊपर पाकिस्तान ने आक्रमण किया, और ध्यान दीजिएगा अंतिम बार 1975 में। उस समय ये आंतरिक अशांति के कारण लगा था आपातकाल। आपातकाल के बारे में ये था। दूसरी बात किया जाए, आपात करते हैं आखिरकार आपातकाल का वर्णन आपातकाल का वर्णन मैंने बता दिया सब चीज। दूसरी बात करते हैं रूस। तो रूस से याद रखिएगा, रूस से हमारे मूल कर्तव्य लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं, मूल कर्तव्य लिए गए हैं। मूल कर्तव्य को एक तरह से लिख के आता है मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहे जाए मौलिक कर्तव्य। अगर बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, रूस के संविधान से। तो ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है, पूछा जाए तो अनुच्छेद 51 का में है। अगर पूछा जाए भाग किस में है, तो भाग याद रखना 4 के का में है। अगर पूछा जाए मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। पूछा जाए ये बताइए मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कुल कितने हैं, तो वर्तमान में कुल कितने हैं, याद रखना 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर पूछा जाए मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। अगर पूछा जाए 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। इसका वर्णन अनुच्छेद 21 फर्स्ट के अंतर्गत है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। अगर पूछा जाए शिक्षा का अधिनियम किसमें है, तो याद रखना 2009 के तहत लाया गया, लेकिन इसे जोड़ा कब गया, शिक्षा के अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, मूल कर्तव्य के बारे में डिटेल थी। जापान से याद रखना, जापान से क्या लिया गया है, तो जापान से भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे कि जापान से क्या लिया गया है,
ठीक है ना। अब बात करते हैं जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है, जापान के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी कहां से ली गई है, जापान के संविधान से। जापान की बात किया जाए तो जापान की राजधानी कहां है बताइए, टोक्यो। और मुद्रा क्या है, यहाँ येन है। अगर प्रधानमंत्री कहा जाए तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है, शिंजो आबे है। कौन है, शिंजो आबे, याद रखिएगा। अगर फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की बात किया जाए तो फ्रांस से हम लोग क्या लिए हैं, तो फ्रांस से याद रखना, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस से हम लोग स्वतंत्रता, 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 समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये सब इसकी जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की प्रणाली, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की प्रणाली या गणतंत्रात्मक, इसे हम लोग बोलते हैं गणतंत्रात्मक प्रणाली कहां से ली गई है, तो याद रखना गणतंत्रात्मक प्रणाली भी कहां से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। ध्यान देना, फ्रांसीसी क्रांति पूछी जाए तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 में। कब हुई, 1789 में। अगर मैं बात करूं रूसी क्रांति कब हुई, तो रूसी क्रांति 1917 में हुई। दोनों प्रश्न आप याद रखिए, रूसी क्रांति 1917 में और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 में हुई। तो आप पूछा जाता है कि ये बताओ किस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया गया था, तो स्वतंत्रता एवं समानता एवं बंधुत्व का नारा जो दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1789 में दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से याद रखिएगा संविधान संशोधन लिया गया है। क्या लिया गया है, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। अगर मैं बात करूं संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में। इसमें अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का दक्षिण अफ्रीका, अनुच्छेद किसमें है, संविधान संशोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 में। संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली कहां से ली गई है, तो कनाडा के संविधान से ली गई है। अगर कहते संघीय, ध्यान देना, संघ शब्द आ जाएगा तो सदैव याद रखना कहां जाओगे, कनाडा जाओगे। संघ शब्द आएगा तो कहां, अगर इसी शब्द को घुमा फिरा के आता है संघीय प्रणाली की जगह क्या देता है, संघीय व्यवस्था। क्या दे देता है, संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था का व्यवस्था वाले प्रणाली होता है, आपको पता होना चाहिए। तो संघीय प्रणाली कहे चाहे संघीय व्यवस्था कहे, दोनों कहां से लिए गए, तो कनाडा के संविधान से। ब्रिटेन, याद रखिएगा, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या लिए हैं, नागरिकता लिए हैं। नागरिकता कहां से ली गई है बताइए आप लोग, ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता हमारे यहाँ किस प्रकार की है, तो नागरिकता हमारे यहाँ कैसी है, एकल नागरिकता। और अगर मैं कहूँ ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है, तो ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है भाई, चाहे भारत में आप, क्योंकि भारत पहले ब्रिटेन में लागू हुई नागरिकता, फिर यहाँ। तो नागरिकता कहाँ से ली गई है, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन से ली गई है। और भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। बात किया जाए अब इसमें देखिएगा विधि का शासन, तो विधि का शासन कह दे या विधि की प्रक्रिया कह दे, विधि का शासन कह दे या विधि की प्रक्रिया कह दे, ये दोनों कहां से लिए गए हैं, ध्यान देना, ब्रिटेन के संविधान से। और द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था का भी कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, याद रखिएगा। अगर बात किया जाए और द्विसदनात्मक व्यवस्था, और दूसरी बात किया जाए, ये बताइए संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, तो संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। अगर संसदीय शब्द आएगा, याद रखना, मैंने कहा कि संघीय शब्द आएगा तो कहां जाएंगे आप, कनाडा जाएगा। और अगर संसदीय शब्द आएगा तो कहां जाएगा, ब्रिटेन। तो नागरिकता कहां से ली गई है, भारत में नागरिकता, याद रखना, भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और दूसरी बात, नागरिकता कहां से ली गई, ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। विधि की प्रक्रिया कहां से ली गई, ब्रिटेन से। विधि का शासन कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था भी कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। अब बात करते हैं प्रस्तावना की, भाषा में बता ही चुका हूं, अंतिम है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। दूसरी बात आप बात करते हैं कि ये बताइए उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी कहां से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, याद रखना, कहां से लिया गया है,
अमेरिका के संविधान से अगर बात किया जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, याद रखना, अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। किस आधार पर लगता है, कदाचार और समर्थता, दो आधार पर भी राष्ट्रपति पर याद रखिएगा महाभियोग लगा। क्या कभी किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा? आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और याद रखना सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट हो जाए, उनके जो न्यायाधीश हैं, क्या है, न्यायाधीश हैं, उन पर भी महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है, राष्ट्रपति, यही अमेरिका के संविधान से। तो प्रस्तावना की भाषा अमेरिका के संविधान से, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इसकी भी प्रक्रिया, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है। याद रखना, महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगती है, और आधार इनका भी क्या होता है, कदाचार और असमर्थता होता है। ध्यान दीजिएगा, पीआईएल इसे बोलते हैं जनहित याचिका, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश अगर पूछा जाए फुल फॉर्म तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं जनहित याचिका। तो जनहित याचिका भी कहां से ली गई है, जनहित याचिका कहां से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, ये बताओ जनहित याचिका के जनक कौन है, तो पीएन भगवती हैं। कौन है, जनहित याचिका भारत में किसके, ध्यान दीजिएगा, पीएन भगवती के प्रयास से लागू हुई। अब पूछा जाए जनहित याचिका सबसे पहले कहां लागू हुई, तो अमेरिका के संविधान से, और न्यायिक पुनर्विलोकन कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। थैंक यू, आप लोगों ने हमारा ये क्लास देखा। अब इस वीडियो को आप देखिए और शेयर करिए और लाइक भी करिए, ठीक है।